ठीक है, लाइव स्ट्रीम इज ऑफलाइन। चलो ठीक है, आवाज आ रही है सभी को क्लियर? अगर किसी को भी आवाज का इश्यू है तो अभी से मैसेज कर दो ताकि मैं उसको थोड़ा सा देख लूं। चलो, जय जोहार सबको, गुड इवनिंग। आवाज जिसको भी दिक्कत होगी एक बार मेंशन कर देना, ठीक है? मैं मैसेज बॉक्स खोल के रखा हूं, साइड में देखते रहूंगा। क्लियर है? हम सबसे पहले प्राचीन इतिहास से शुरू किए थे। प्राचीन इतिहास में हमने पाषाण काल वाले युग को देख लिया है। उसके बाद हम ताम्र पाषाण काल में आए थे। ताम्र पाषाण काल के चरण 1 और चरण 3 को देख चुके हैं। चरण 2 जो कि जिसके अंदर पूरा हड़प्पा सभ्यता है, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो हमारा ठीक है, हमारा हड़प्पा सभ्यता चल रहा था। हड़प्पा सभ्यता में हमने क्लास की शुरुआत कर दी थी। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि नगर योजना वहां की कैसे थी, वहां के भवन कैसे थे, वहां की नालियां कैसी थी, वहां के लोग निवास जो करते थे उनका घर कैसा बना था, वहां का आर्किटेक्चर, सारी चीजें हम वहां घर से रिलेटेड देख चुके थे, ठीक है? अब दूसरा हमने पढ़ना शुरू किया था वहां का सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में हमने क्या देखा? हमने देखा कि मतलब वो शव को क्या करते थे, दफनाते भी थे, जलाते भी थे, और वो बहुत सारे समुदाय में बटे हुए थे। कौन समुदाय? मतलब वैसे वाला समुदाय नहीं, मतलब वर्ण व्यवस्था वाला कोई ऐसा नहीं था। मतलब वहां पे बहुत से समुदाय थे, मतलब शासकीय समुदाय थे, कर्मचारी लोग थे, व्यापारी वर्ग था, ऐसे करके वर्ग था, समुदाय नहीं था। क्लियर? ये भी हमने देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि वहां पे माप तौल और लिपि कैसी है। क्लियर? माप तौल को मैं लिखाऊंगा, लिपि के बारे में हमने बात किया था। लिपि के बारे में हमने एक बार फिर से पहले भी बता दिया था, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप एक बार सुन लो, ठीक है? गुड इवनिंग सभी को, है ना? मैसेज देख रहा हूं सबका, सबको गुड इवनिंग। तो मैसेज ये था, सॉरी आपका वो था, लिपि जो था मैंने बताया था हमें 60 मूल अक्षर मिले हैं, ठीक है? आ रहा है देवेश समझ में? हाँ, 60 मूल अक्षर मिले हैं। उसमें से 250 से लेके 400 तक के ऐसे अक्षर हैं जो किसी ध्वनि, वस्तु या भाव को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? इसलिए क्या है, उन चीजों को पढ़ पाना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। यही एक रीजन है कि हड़प्पा लिपियों को पढ़ने में अभी तक क्या है, सफलता नहीं मिली है। क्लियर है? इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हड़प्पा लिपियां अक्षरात्मक ना होकर भाव चित्रात्मक है। हड़प्पा लिपियां अक्षरात्मक ना होकर भाव चित्रात्मक है। क्लियर हो गया सभी को? चलो, इसी में एक महत्वपूर्ण चीज हमने और देखा था। हमने ये देखा था लिपि जो है ना, एक बार मैं ऐसे नॉर्मल रफ बता रहा हूं, आप समझ लो, उसको कल लिखवा चुके हैं अपन। लिपि जो है पहले यहां से यहां तक जाती है, अगले लाइन में यहां से यहां आती है, फिर अगले लाइन में यहां से यहां जाती है, और अगले लाइन में यहां से यहां। मतलब पहले उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाते हैं, अगले लाइन में सीधे हाथ से उल्टे हाथ तक लिखते हैं, फिर अगले लाइन में उल्टे हाथ से सीधे हाथ तक लिखते हैं, और यही क्रम चलते रहता है। लेखन की इस पद्धति को हम ब्रुस्टोफ्रोदम कहते हैं। लेखन की इस पद्धति को ब्रुस्टोफोदम या ब्रुस्टोफेदम, आपको जो लगे, ब्रुस्टोफेदम जो है मैक्सिमम बुक में मिला है, तो आप उसको लिख लेना। तो लेखन की इस पद्धति को ब्रुस्टोफेदम कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया था? यह हमारी लास्ट लेक्चर थी। वीडियो अटक रहा है, एक बार देख लो। यह हमारी लास्ट लेक्चर थी। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो आज हम पढ़ेंगे आर्थिक जीवन। कल हमने लास्ट क्लास में सामाजिक जीवन पढ़ लिया था, इस बार हम पढ़ेंगे आर्थिक जीवन।
एक बार मैं रफ बता दे रहा हूं, इस चीज को सुन लो। आर्थिक जीवन जैसे ही हम बोलते हैं तो हमको क्या समझ में आ जाता है? अर्थ से संबंधित, अर्थात उनका व्यापार क्या था, उनका व्यवसाय क्या था, वो क्या करते थे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं उनका व्यापार व्यवसाय बहुत उन्नत किस्म का था। ठीक है, यह भी अंदाजा लगाया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली पे वो क्या करते थे? व्यापार और विनिमय करते थे। ठीक है, इसका अंदाजा हमें मिलता है मिस्र और पश्चिमी मेसोपोटामिया से जो हमें हड़प्पा की मुहरें मिली है, इससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि हड़प्पा क्या था? अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाए हुए था। क्लियर है? बहुत सी वस्तुएं हम आयात करते थे, बहुत सारी वस्तुएं जो महत्वपूर्ण थी हम यहां से आयात करते थे या वहां निर्यात करते थे। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? अर्थ वाले में हम देख लेंगे। क्लियर है? तो चलो, अब जो मेरी बात सुन के लिख रहे हैं वो आराम से सुन के लिखते जाना, और जो बोर्ड को देख के लिख रहे हैं वो एक एक पॉइंट को लिखते जाना। क्लियर है? मैं एक एक पॉइंट को लिखा रहा हूं। सबसे पहले हेडिंग डाल लो आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन। अब आर्थिक जीवन किनका? हमको पता है, हम हड़प्पा की बात कर रहे हैं। क्लियर है? किसकी बात कर रहे हैं हम? हड़प्पा की बात कर रहे हैं। लिख लो सभी आर्थिक जी। यहां गेहूं, जौ और कपास उगाया गया। कपास उगाया गया। याद रखना, सबसे पहले कपास की खेती हुई है। सबसे पहले कपास की खेती हुई है। पॉइंट लिखते जाओ। जो मेरी आवाज सुन के लिख रहा है वो पॉइंट्स लिखते जाए। सबसे पहले कपास की खेती हुई है। जो भी लिख रहा है लिखते जाए। सबसे पहले कपास की खेती हुई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट डाल के लिखो, लोंग, गाय, बकरी, हाथी, कुत्ता पालते थे। एक पॉइंट यहां पे महत्वपूर्ण लिख लेना, घोड़े से परिचित नहीं थे। घोड़े से परिचित नहीं थे। घोड़े से परिचित नहीं थे। क्लियर हो गया सबका? वो गाय, बकरी, हाथी, कुत्ता पालते थे, लेकिन वो घोड़े से परिचित नहीं थे। वो गाय, बकरी, हाथी, कुत्ता पालते थे, लेकिन उस समय पे वो घोड़े से परिचित नहीं थे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? चलो अगला पॉइंट लिखो। एक लास्ट टाइम सामाजिक जीवन में भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वो सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे। तो यहां पे उद्योग में हम उनका अर्थव्यवस्था का एक साधन क्या लिख सकते हैं? सूती और ऊनी, सूती और ऊनी वस्त्र बनाते थे। ठीक है, सूती और ऊनी वस्त्र बनाते थे या निर्माण करते थे। ठीक है, सूती या ऊनी वस्त्र बनाते थे या उसका निर्माण करते थे। क्लियर है? हाँ, यहां पे मिट्टी के बर्तनों का महत्व था। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, और ब्रैकेट में लिख लेना, भट्टियों में पकाकर। भट्टियों में पकाकर। क्लियर हो गया? भट्टियों में पकाकर मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। तो मतलब उनके अर्थव्यवस्था का साधन क्या हो गया? वो कपास उगाते थे, वो गाय, बकरी, बैल, गाय, बकरी, हाथी, कुत्ता, ये सारी चीजें पालते थे। वो सूती और ऊनी वस्त्र का निर्माण करते थे। ठीक है, तो ये सब उनका क्या था? धीरे धीरे क्या था? ये इनके आर्थिक जीवन की एक क्या थी? व्यवस्था थी। इससे वो अपना आर्थिक जीवन क्या करते थे? चलाते थे। क्लियर हो गया यहां पर?
सबको क्लियर है? अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको लिख लो, ठीक है? इसको मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं। व्यापार में, आराम से लिख लो, व्यापार में नाव तथा बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। व्यापार में नाव तथा बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। व्यापार में नाव तथा बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। क्लियर हो गया सबको? व्यापार में नाव तथा बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। चलो, अब इससे संबंधित मैं एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि वो व्यापार में नाव तथा बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे, इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस जमाने में या उस समय में, मतलब हड़प्पा सभ्यता के समय में उनका क्या था? संचार व्यवस्था क्या था? सुव्यवस्थित था। मतलब वो इधर से उधर जाते थे, उनका ट्रांसपोर्टेशन क्या था? बढ़िया था, ठीक है? क्योंकि ये व्यापार करते थे, तो व्यापार में हमें क्या करने की जरूरत पड़ती है? नाप तौल की जरूरत पड़ती है। क्लियर? तो ये नाप तौल में बट जो रहता है ना, हम इतना वो उसका ये प्रयोग करते थे, ठीक है? और ये नाप तौल की जो इकाई थी वो 16 के आवर्तकों पर आधारित था। लिख लो, नाप तौल की इकाई 16 के आवर्तकों पर आधारित था। नाप तौल की इकाई 16 के आवर्तकों का 16 के आवर्तकों का प्रयोग होता था। 16 के आवर्तकों का प्रयोग होता था। 16 के आवर्तकों का प्रयोग होता था, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया? और दिलचस्प बात यह है कि ये परंपरा अभी तक चल रही है। कैसे? मेरे को बताओ, 1 रुपए में कितना आना होता है? 1 रुपए में आज तक 16 आना होता है, ठीक है? 4 आना 4 आना 8 आना हो गया, 8 आना 8 आना 1 रुपए, मतलब 1 रुपए 16 आनों से मिलकर बना होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? ये हड़प्पा सभ्यता में जो 16 के आवर्तकों का प्रयोग हुआ था, ये हाल तक के 1 रुपया 16 आने का होता है। क्लियर हो गया सबको? डाउट है इसमें? किसी को भी डाउट है? सर आवाज अटक रहा है। आवाज की तो मैं कोशिश किया हूं कि सही रहे, मैं वॉल्यूम को और बढ़ा दे रहा हूं। देखो आवाज अभी आ रही है, ठीक है ना? मैं वॉल्यूम बढ़ा लिया हूं। आवाज का अगर कुछ होगा तो एक बार फिर मेंशन करना। चलो, क्लियर है सबको? ये हो गया 16 के आवर्तकों वाला, समझ में आ गया? चलो, इसको स्क्रीनशॉट करोगे तो कर लो। मैं एक और चीज लिखा रहा हूं, बोर्ड में प्रॉपर जगह है, मैं इधर लिख रहा हूं, आप उसको देख लेना, ठीक है? ठीक है ना? चलो, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, ऑफलाइन क्लास में भी ऑनलाइन क्लास में भी। चलो, अब मैं जो बताते जा रहा हूं उसको आप आराम से नोट करना। 2 चार्ट बना, मतलब एक टेबल बना लो, उस टेबल में 2 कॉलम रहेंगे। क्लियर हो गया? एक टेबल बना लो, उसमें 2 कॉलम रहेंगे, ठीक है? एक टेबल बना लो, उसमें 2 कॉलम रहेंगे। क्लियर? पहले कॉलम में लिखोगे आप उद्योग, और दूसरे कॉलम में आप क्या लिखोगे? स्थान, ठीक है? पहले कॉलम में आप लिखोगे उद्योग, और दूसरे कॉलम में आप क्या लिखोगे? स्थान। क्लियर हो गया सबको? हो गया सबको? पहले कॉलम में लिखोगे आप उद्योग और दूसरे कॉलम में आप लिखोगे स्थान। क्लियर है? इसको रट लेना, कहां से क्या चीज आता है हड़प्पा में, कुछ भी नहीं बोल सकते। तो ये उद्योग क्या चीज कहां बनता था, ये आपको
मालूम होना चाहिए। क्लियर है? पहला लिखो कांसा। पहला लिखो कांसा। कांसा उद्योग। ठीक है, कांसा उद्योग कहां पे बनता था? कहां कहां पे कांसा उद्योग था? हड़प्पा में और लोथल में। क्लियर है? दूसरा लिखो तांबा उद्योग। तांबा उद्योग कहां पे था? कालीबंगन। कालीबंगन तथा मोहनजोदड़ो। जो मेरी आवाज सुन के लिख रहे हैं साथ में लिखते जाएं, है ना। 2 कॉलम बनाना है। पहले कॉलम में लिखना है उद्योग, दूसरे कॉलम में लिखना है स्थान। तो उद्योग में हम पहले लिखे हैं कांसा उद्योग, हमने लिखा हड़प्पा और लोथल में था। दूसरा हमने लिखा तांबा उद्योग, तांबा उद्योग कालीबंगन और मोहनजोदड़ो में था। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? चलो तीसरा लिखो ईंट उद्योग। ईंट उद्योग हमने क्या देखा? हड़प्पा काल में हमने ये देखा, हड़प्पा सभ्यता में, कि वहां के घर पकी हुई ईंटों से बने हुए थे, मतलब वहां पे ईंट का उद्योग होगा ही। क्लियर है? ईंट का उद्योग मिला है हमको, हड़प्पा में मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है, और तीसरा हमें कालीबंगन में मिला है। अगर इधर का नहीं नजर आएगा तो मुझे एक बार बोलना। विजिबल है ना? कट तो नहीं रहा? है ना? आ रहा? चलो ठीक है ना। तो हमें ईंट उद्योग का जो हमें मिला है साक्ष्य, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन में। क्लियर हो गया? चौथा लिखो मोती उद्योग। मोती उद्योग। मोती उद्योग। मोती उद्योग, तो मोती उद्योग हमको कहां कहां पे मिला है? हड़प्पा में मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है, और तीसरा महत्वपूर्ण है लोथल। लोथल। ठीक है, तो लिख लो हड़प्पा में मिला है, जो कॉमन नाम है उसको पहले लिख दे रहा हूं, मोहनजोदड़ो में मिला है, और तीसरा महत्वपूर्ण जो है वो है लोथल में मिला है। क्लियर है सबको? जो एक्सेप्शनल है उनको याद रखना। तो हमारा पहला हो गया कांसा उद्योग, हड़प्पा और लोथल में मिला है। दूसरा हमारा तांबा उद्योग कालीबंगन और मोहनजोदड़ो में मिला है। उसके बाद हो गया हमारा ईंट उद्योग, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन में मिला है। मोती निर्माण उद्योग हमको मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में मिला है। ठीक है, चलो पांचवा लिखो हाथी दांत का उद्योग। हाथी दांत का उद्योग। हाथी दांत उद्योग। हाथी के दांत का उद्योग जो है हमको मिला है लोथल में। लोथल मतलब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोथल कितना महत्वपूर्ण बंदरगाह भी रहा होगा और कितना महत्वपूर्ण औद्योगिक स्थान रहा होगा। क्लियर है? छठवां लिखो चूड़ी बनाने का कारखाना। चूड़ी बनाने का कारखाना। चूड़ी बनाने का कारखाना कहां पे मिला है? कालीबंगन। कालीबंगन में मिला है। ठीक है, हाथी दांत उद्योग लोथल में मिला है और चूड़ी बनाने का कारखाना हमको कालीबंगन में मिला है। ठीक है, सातवां लिख लो मनका। मनका उद्योग। मनका उद्योग। मनका उद्योग जो था हमें मिला है लोथल में, तो मिला ही है। लोथल के साथ एक और स्थान है
चनहूदड़ो, चनहूदड़ो। ये इन नामों से घबराना मत, परेशान मत होना, क्योंकि लास्ट वाला जब क्लास होगा, ये जैसे ही खत्म हो जाएगा, सभी स्थानों को मैं एक साथ लिखा दूंगा कि क्या स्थान है, वहां की क्या विशेषता है और उसकी खोज किस वर्ष में की गई है। क्लियर है? उसको मैं लिखवा दूंगा। और 8वां है मृद भांड उद्योग। मृद भांड उद्योग, मृद भांड का मतलब क्या है, किसी को पता है? मृत भांड का मतलब क्या है? मैं आपको क्या बताया था? मृत भांड बर्तन होते हैं, मिट्टी के बने बर्तन, जिनमें रंग बिरंगी चित्रकारी की जाती है, और इन बर्तनों को क्या किया जाता है? भट्टी में पकाया जाता है या चित्रकारी करके पका के ही बनाया जाता है। ठीक है, मृत भांड उद्योग समझ में आ गया सबको? ये हमें कहां पे मिला है? हड़प्पा में मिला है और लोथल में। हड़प्पा और लोथल में मिला है। क्लियर है सबको? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिला है। क्लियर है? चलो, आज की क्लास में क्या हुआ एक बार मैं सबको रिपीट कर रहा हूं, उसको सिर्फ सुनो, जो मेरी आवाज सुन रहे हो, और बाकी जो नोट कर रहे हो स्क्रीनशॉट कर लो। गेहूं, जौ, कपास उगाया गया था। कपास की खेती जो है सबसे पहले की गई थी उनके अर्थव्यवस्था के आर्थिक जीवन के क्षेत्र में। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा? गाय, बकरी, हाथी और कुत्ता ये सब पालते थे। उन्हें घोड़े का ज्ञान क्या था? बिल्कुल भी नहीं था। क्लियर हो गया? तीसरा सूती और ऊनी वस्त्र उद्योग, या सूती या ऊनी वस्त्र जो था वो बनाते थे। ठीक है, और चौथा ये था मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, और इन मिट्टी के बर्तनों को क्या किया जाता था? भट्टी में पकाया जाता था, ताकि वो मजबूत रहें, टूटे ना। क्लियर हो गया? उसके बाद हमने क्या देखा? जो व्यापार था, वो उनका व्यापार इतना समृद्ध था, इतना शक्तिशाली था, वो अपने व्यापार में नाव और बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे, जो कि उस जमाने की बात है। मतलब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने में उनके पास गांव और वो बैलगाड़ी और नाव थी। क्लियर हो गया? उसके बाद हमने देखा व्यापार में कुछ ना कुछ चीजों को तौलने के लिए बटों का प्रयोग किया जाता था। तो इन बटों में 16 के आवर्तकों का प्रयोग होता था, 16, 64 ऐसा करके। तो इन आवर्तकों में 16 का प्रयोग होता था, और ये 16 की परंपरा अभी तक चलते आ रही है। आज तक हमारा 1 रुपए जो है 16 आनों का होता है। क्लियर है? उसके बाद हमने उद्योग देखा। आवाज बहुत ज्यादा ही अटक रही है, प्लीज इसे क्लियर करें सर। मैं अपने तरफ से तो कोशिश कर रहा हूं बेटा। अभी आवाज क्लियर है क्या सबको? एक बार चेक कर लें और एक बार हाँ या ना में मेरे को बता दें कि आवाज क्लियर आ रही है। मैं चैट बॉक्स देख रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी क्लास से छूटे। स्पेशली जो बच्चे सिर्फ आवाज सुन के लिख रहे हैं उनको दिक्कत ना हो, जो सिर्फ आवाज सुन के लिख रहे हैं उनको दिक्कत ना हो। एक बार मेरे को कोई बता दो मैसेज करके कि अभी आवाज आ रही है या नहीं, अभी आवाज आ रही है या नहीं। चलो, मैं वेट करूंगा, आप मेरे को मैसेज करके बताना आवाज आ रही है या नहीं। ठीक है, चलो। तो यहां तक के हमने 16 के आवर्तकों का पढ़ लिया। उसके बाद हमने क्या देखा? उद्योग और स्थान। सबसे पहले हमने उद्योग में देखा कांसा उद्योग। कांसा उद्योग, 2 मिनट है ना, इसको थोड़ा सा रुक जाओ। कांसा उद्योग कालीबंगन और मोहनजोदड़ो में है। कांसा उद्योग कालीबंगन और मोहनजोदड़ो में है। कांसा उद्योग कालीबंगन और मोहनजोदड़ो में है। इसको करेक्ट कर लो। कांसा उद्योग कालीबंगन और मोहनजोदड़ो में है, और तांबा उद्योग हड़प्पा और लोथल में है। ह्यूमन मिस्टेक। ठीक है, उसके बाद हमने देखा ईंट उद्योग। याद रखना, ईंट उद्योग और मोती उद्योग को थोड़ा सा आराम से याद रखना। ईंट उद्योग और मोती उद्योग दोनों में ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, लेकिन ईंट के लिए कालीबंगन है और तीसरा नाम मोती के लिए लोथल है। क्लियर हो गया?
हाथी दांत का उद्योग लोथल में मिला है। एक और नाम लिखना चाहो तो लिख लो, इसका नाम है रंगपुर। एक और नाम लिखना चाहो तो लिख लो, इसका नाम है रंगपुर। ठीक है, रंगपुर करके एक क्षेत्र था, वहां पे भी मिला है। तो लोथल मेन है, क्वेश्चन आंसर में आपसे लोथल ही पूछेगा। ठीक है, चूड़ी बनाने का कारखाना हमें कालीबंगन में मिला है। मन का उद्योग हमको चनहूदड़ो और लोथल में मिला है। और मृत भांड उद्योग जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिला है। अभी मेरी आवाज कैसी है एक बार मैसेज कर दो। हाँ, शेख नबील मैसेज आया, यस सर ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट कर लो जो लोग देख के लिख रहे हैं। मैं बोर्ड के सामने से हट रहा हूं, फिर मिटा दूंगा। चलो हो गया, मिटा रहे हैं। अब याद रखना, क्योंकि मैं बताया कि हमारा हड़प्पा जो था, हमारी जो हड़प्पा संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो इतनी ज्यादा विकसित थी और इतनी वास्ट थी कि बहुत दूर दूर तक फैली थी। अब चूंकि ये दूर दूर तक फैली थी तो इसका व्यापार भी दूर दूर तक था। ठीक है, तो कौन से देश से या कौन से जगह से हमारे हड़प्पा के लोग क्या चीजें आयात करते थे, आयातित करते थे, उन चीजों को लिख लेते हैं। क्योंकि ये पीएससी 2015 का क्वेश्चन था कि खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, उसका एक लाइन का आंसर था खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये चीज हम इसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में अभी पढ़ेंगे। फिर से आप लोग एक बॉक्स बना लो जिसमें 2 कॉलम बना लेना, 2 ठोक वो कर लेना। ठीक है, आप एक टेबल बना लो, उसमें 2 कॉलम कर लेना। एक तरफ लिख लेना वस्तु, या एक तरफ लिख लेना जो भी चीज हम आयात करते थे, आयातित वस्तु। और दूसरे तरफ आप क्या लिखोगे, कहां से करते थे। ठीक है, पहला आयातित वस्तु और दूसरा कहां से हम आयात करते थे। क्लियर हो गया सबको? लिखूं? चलो फिर से कॉलम बना लो आप। आयातित वस्तु, आयातित वस्तु, और दूसरे कॉलम में आप लिखोगे क्षेत्र, जहां से हम क्या करते थे, आयात जहां से करते थे। मैं बगल में लिख दे रहा हूं आयात जहां से करते थे। ठीक है, सभी को क्लियर है? हमारा कॉलम फिर से बन गया। एक था आयातित वस्तु, कौन सी चीज हम आयात करते थे, और दूसरा क्षेत्र जहां से हम चीजों को आयात करते थे। तो ठीक है, जो मेरी आवाज सुन के लिख रहे हैं वो साथ में लिखते हुए चलें। ठीक है, क्योंकि जब एक्सप्लेन करूंगा आप उस समय लिखोगे तो फिर अटक जाओगे। सबसे पहले लिखो टीन। टीन, ये जानते हो टीन क्या है? ये हम कहां से मंगाते थे? ईरान। पहले कॉलम में लिखना आयातित वस्तु में टीन लिखना, क्षेत्र में लिखना आप ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। ठीक है, सबको क्लियर? टीन जो है ईरान और अफगानिस्तान से मंगवाया जाता था। दूसरा तांबा। तांबा, तांबा का मैंने अभी बताया, तांबा एक महत्वपूर्ण धातु था। और तांबा कहां से हमारा, तांबे का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या था जहां से आयात किया जाता था? वो था खेतड़ी। खेतड़ी, खेतड़ी कहां पे है? ब्रैकेट में लिख लेना राजस्थान में। खेतड़ी राजस्थान में है। और उसके अलावा बलूचिस्तान से भी तांबा मंगवाया जाता था। ठीक है, सबको क्लियर है?
एक बार देख लो, सबसे पहले हमने टीन लिखा है, टीन ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। दूसरा तांबा लिखा है, तांबा खेतड़ी राजस्थान से और बलूचिस्तान से मंगवाया जाता था। ठीक है, अब लिखेंगे तीसरा चांदी। चांदी था, फिर से पहली वाली लाइन रिपीट होगी। चांदी भी हम कहां से मंगवाते थे? ईरान से और अफगानिस्तान से। ईरान और अफगानिस्तान से चांदी को आयात किया जाता था। चौथा हम सोना। सोना, सोना मत, ठीक है, क्लास में सोना मत। सोना मतलब वो आभूषण वाला सोना, ठीक है। तो ये सोना जो था वो बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, लिख लो, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत मतलब हमारे भारत का जो दक्षिण वाला हिस्सा है वहां से सोने का आयात किया जाता था। सोना कहां से? सबसे पहले मैंने बताया बलूचिस्तान से, और दूसरा हमारे भारत के दक्षिण वाले एरिया से सोना को किया जाता था, लाया जाता था। ठीक है, यहां तक हो गया। ये दो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप याद रखना, इसके अलावा ईरान और अफगानिस्तान भी जो थे वहां से भी कुछ कुछ मंगवा लिया जाता था। ठीक है, मेन जो है दो नाम आपको याद रखना, बलूचिस्तान और दक्षिण भारत। ठीक है, ये हो गया क्लियर यहां तक। पांचवा लिखो, शिलाजीत। शिलाजीत, शिलाजीत जो बोलते हैं ना, कई सारे दवाइयों में, जड़ी बूटियों में शिलाजीत का ये तेल है, शिलाजीत का बीज है, शिलाजीत की ये है, इससे गठिया सही हो जाएगा, इससे वो, दुनिया भर की चीजें हम जो अभी औषधि में बोलते हैं ना, ये शिलाजीत जो है आयात किया जाता था कहां से? हिमालय से। हिमालय से मतलब देखो वो लोग कितने ज्यादा नॉलेजेबल थे, उनको पता था क्या चीज कहां पे मिलता है। तो वो उस जमाने में बहुत ही विकसित सभ्यता रही होगी। ठीक है, शिलाजीत के बाद है सेल खड़ी। सेल खड़ी, सेल खड़ी फिर से लिख लो, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, दूसरा राजस्थान और तीसरा गुजरात से मंगवाया जाता था। सेल खड़ी कहां कहां से मंगवाया जाता था? बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से मंगाया जाता था। सातवां नीलमणि। नीलमणि एक किस्म का पत्थर है जो कि महाराष्ट्र से मंगवाया जाता था। ठीक है, लोगों को देखो इतना ज्यादा शौक था ना इस सब चीजों को पहनने ओढ़ने का, वो लोग चीजें यहां से मंगवा के पहनते ओढ़ते थे, हड़प्पा वाले लोग। ठीक है, तो उस समय कम फैशन नहीं था, बहुत फैशनेबल रहे होंगे वो लोग। हाँ जी सर, अब आ रही आवाज। ओके बेटा। शंख की कौड़ियां। शंख की कौड़ियां कहां से मंगाया जाता था? सौराष्ट्र। शंख की कौड़ियां सौराष्ट्र से मंगाया जाता था। एक बार देख लो, नीचे तक आ रहा है ना, कटेगा तो नहीं, फिर मैं और नीचे लिख दूंगा। ठीक है ना? हाँ, सौराष्ट्र से मंगाया जाता था और दक्षिण भारत से भी मंगवाया जाता था। लास्ट वाला लिख लो 9, फिरोजा। फिरोजा एक पत्थर का नाम है जिसको हम नग बनवा के अंगूठी में पहनते हैं। फिरोजा ईरान से मंगवाया जाता था। और इसी के नीचे अगर 10 लिख सकते हो तो लिख लो, बहुत वो नहीं है। लाओ जर्द। लाओ जर्द मणि, मणि भी इसको बोलते थे, मतलब अ काइंड ऑफ, ये भी पत्थर है जिसकी अंगूठी बनाई जाती थी। ये बदख्शा, बदख्शा यानी कि ये भी ईरान से मंगाया जाता था। शायद किसी को नीचे वाला ना दिखे, लेकिन एक बार फिर से मेरी आवाज को थोड़ा सा नोटिस करते हुए चलना। ठीक है, मैं सबका मैसेज देख रहा हूं। वीडियो थोड़ा सा अटक रहा है, देख लेना। क्लास चलेगी, वीडियो थोड़ा सा अटकेगा, थोड़ा सा आप लोग रुके रहना, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा देखोगे ना तो वो पूरे एक सीक्वेंस में चलते रहेगा।
चलो, सबसे पहले हमने उद्योग देख लिया, स्थान देख लिया, उसके बाद हमने शुरू किया आयातित वस्तु और दूसरा क्षेत्र आयात जहां से करते थे, है ना। चलो, किसी का मैसेज नहीं है, सबको आवाज आ रही है, बढ़िया है। हमने देखा टीन जो है ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। हमने देखा तांबा, तांबा हम खेतड़ी यानी कि राजस्थान से मंगाते थे। तीसरा हमने देखा सोना, सोना हम बलूचिस्तान से मंगाते थे। और कहां से मंगाते थे? हम दक्षिण भारत वाले एरिया से सोना मंगाते थे। नीलमणि हम हिमालय क्षेत्र से मंगाते थे। शंख की कौड़ियां जो है हम सौराष्ट्र से मंगाते थे, गुजरात से मंगाते थे। उसके बाद क्या आ गया? शंख की कौड़ियां हो गया। उसके बाद हमने देखा फिरोजा और लावजर्द मणि, ये सब क्या है? पत्थरों के नाम है। फिरोजा और लावजर्द मणि जो है पत्थरों के नाम है। ये बहुत ही महंगे और तराशे हुए पत्थर थे जिसको हम ईरान और बदख्शां, ईरान का एक एरिया है, वहां से मंगाते थे। क्लियर है? ये जो स्क्रीनशॉट करेगा जल्दी से कर लो। ठीक है, नीचे तक का दिख रहा है ना? हाँ, नीचे तक का दिख रहा। चलो, हाँ 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 ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूं। अगर किसी का कुछ छूटा है या कुछ है तो मैसेज कर दिया करो कि सर आगे बढ़ गए हो आप, हम अभी पीछे हैं। मैं आप लोगों को साथ ले लूंगा, अकेले आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है देवेश, समझ में आ रहा ना? ठीक है, तो जो चीज मैं अभी पढ़ा रहा हूं हड़प्पा वाला, इसमें से ये जो टेबल वाली चीज है वही आपको रटनी है। बाकी सारे चीज को आप सुन के जहन में लेके चलते हुए चलो। क्लियर है? अभी हमने क्या पढ़ लिया? सामाजिक जीवन पढ़ लिया, हमने दूसरा आर्थिक जीवन पढ़ लिया। अब हम तीसरा आते हैं राजनैतिक जीवन पे। क्लियर? इसमें लिखने लायक कुछ भी नहीं है, इसको सिर्फ सुनो और कहानी के फॉर्म में सुनो। 3 लाइन में बोलूंगा और लिखना बिल्कुल मत। क्लियर है? तो जिस हिसाब से हड़प्पा की संस्कृति को, जिस हिसाब से हड़प्पा की पूरी सभ्यता को हम ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे हम क्या देख रहे हैं? वहां पे एक क्या है? चौड़ी सड़कें हैं, वहां पे रात में मशाल जलाई जाती है अंधेरों को दूर करने के लिए। हमने तीसरा ये देखा वहां से जल निकासी की उत्तम व्यवस्था है। चौथा हमने देखा वहां पे जगह जगह पे कूड़ेदान लगे हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि वहां पे साफ सफाई की व्यवस्था भी रही होगी। चौथा हमने क्या देखा? वहां पे बड़े अन्नागार हैं। पांचवा हमने क्या देखा? वहां पे बहुत बड़े बड़े स्नानागार हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज हमने क्या देखी? वहां पे जो नगर है ना, 2 भागों में बटा हुआ है। क्लियर है? एक क्या है? पश्चिम की तरफ जो भाग है वो क्या है? दुर्गीकृत है, मतलब ऊंचा है। उसके बाद जो पूर्व के तरफ वाले राज्य हैं वो उसके कंपैरेटिवली थोड़े से नीचे बने हुए हैं। इस हिसाब से क्या अंदाजा लगाया था हमने कि जो उच्च दुर्गीय वाले क्षेत्र हैं वहां पे प्रशासक वर्ग रहता होगा, और पूर्व में जो नॉर्मल एरिया है वहां पे क्या रहते होंगे? आम जनमानस रहते होंगे। तो उस हिसाब से हम ये अंदाजा ही लगा सकते हैं। ठीक है, हमें अभी तक राजनीतिक जीवन का कोई प्रमाण नहीं मिला है, ये चीज याद रखना। हमें राजनीति से संबंधी हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी सत्ता जरूर किसी के कंट्रोल में होगी, तभी ये सारी व्यवस्थाएं क्या है? सुव्यवस्थित ढंग से चल पा रही होंगी। क्लियर है? इसको लिखना नहीं है, इसको लिखना नहीं है। क्लियर है सबको? राजनीतिक जीवन के संदर्भ में हमें कोई उचित प्रमाण नहीं प्राप्त होता है। राजनीतिक जीवन के संदर्भ में हमें कोई उचित प्रमाण नहीं प्राप्त होता है, किंतु यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतनी बड़ी सभ्यता की बागडोर किसी ना किसी शक्ति या हाथ में रही होगी, तभी यहां पे व्यवस्थाएं जो है बनी रही होगी और ये सभ्यता इतने साल तक चलती रही होगी। क्लियर है सबको? क्लियर है देवेश? वेरी गुड। तो राजनीतिक जीवन को हमने ऐसे ही कर दिया, इसको नहीं लिखाए हैं। सिंधी लिपि हम कल पढ़ चुके हैं। हाँ, अब एक चीज लिख लो, मैं लिख रहा हूं वहां पे, उसको वर्ड टू वर्ड लिखते जाना। ठीक है, मैं बोलते भी जाऊंगा।
मृदभांड मुद्राएं प्रतिमाएं। ठीक है, समझ में आ गया। मृदभांड वाला लिखने की जरूरत है नहीं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मृदभांड क्या होते थे? मिट्टी के पके हुए, मतलब मिट्टी को पकाकर बर्तन बनाए जाते थे और उसमें चित्रकारी की जाती थी, तो वो क्या कहलाते थे? मृदभांड कहलाते थे। हमने मृदभांड में पहले एक पूरे पेज पढ़ चुके हैं। कौन सा? पश्च हड़प्पा से संबंधित है, हड़प्पा पूर्व से संबंधित है, हड़प्पा से संबंधित है। किसी को याद आ रहा है? याद आ रहा है? काले चित्रित मृदभांड, धूसर मृदभांड, धूसर चित्रित मृदभांड, काले पालिशदार उत्तरीय मृदभांड, ये सब चीज हम लिखवाए हैं। तो ये सिर्फ 5 मृदभांड हैं। आप याद रखना मृदभांड का नाम और किस क्षेत्र से पाया गया है। अतरंजी खेड़ा, अही छत्र, ये सारी चीज हम लिखे हैं ना, तो उसको आगे पार्ट पीछे सपाट वाला मत करना, लेके चलते जाना। क्योंकि ये वाला पहला वाला जो पोर्शन था हमारा ताम्र पाषाण काल वाला या पाषाण काल वाला, सबसे बोरिंग था। उसको सिर्फ आपको रटना था, जो चीजें हैं उनको आपको एज इट इज रटना है। हड़प्पा वाला जो चल रहा है वो एक कहानी टाइप का चल रहा है। जब हड़प्पा के बाद वैदिक काल शुरू होगा, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, वहां पे हम अपने धर्म से संबंधित चीजों को पढ़ेंगे, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और जैसे ही हम वेद को खत्म करेंगे और वेद के बाद हम आएंगे महाजनपद काल में, फिर वहां से हमको राजा महाराजा दिखने लग जाएंगे। तो महाजनपद काल के बाद से आपको इंटरेस्ट आएगा। तो अभी वाली चीजें जो है आप उसको लिखते जाओ और नोट करते जाओ, क्लियर है? और याद करते हुए भी चलो। किसी का मैसेज तो नहीं आया है? हाँ जी सर, अब आ रही है आवाज। ठीक है, वही पुराना मैसेज है। चलो, मृदभांड बोला था। मृदभांड का मतलब क्या है? मैंने बोला मिट्टी के बर्तन। तो लिख लो, मिट्टी के बर्तन प्रायः कुम्हार की चाक से बने होते थे। मिट्टी के बर्तन प्रायः कुम्हार की चाक से बने होते थे। प्रायः कुम्हार की चाक से बने होते थे। चाक से बने थे, ठीक है, होते थे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जगह उधर वो हो जाएगी। मिट्टी के बर्तन प्रायः कुम्हार की चाक से बने हुए थे। क्लियर है? यहां हो गया। खुदाई जब हमने किए तो खुदाई किए हैं तो हमें क्या मिली है? मुद्राएं मिली है। और जो छोटे छोटे शिलालेख मिले हैं, मुद्राएं, शिलालेख जो मिले हैं, उनमें क्या क्या चीज अंकित है, मैं उन चीजों को लिख रहा हूं। और ये चीज आप गांठ बांध लो, ये वाले तरफ से सिर्फ एक लाइन से भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है? क्योंकि अभी जो पीएससी का पैटर्न चल रहा है ना, कुछ भी उठा के पूछ रहा है। और अभी लाइन से जितने टेस्ट सीरीज वाले लोग चल रहे हैं उनमें भी ये क्वेश्चन जो है कंपलसरी आ रहा है। हो सकता है आपके एग्जाम में आगे देखने को मिल जाए, ठीक है? लिखो, प्राप्त मुद्राओं एवं, ये लाइन को आराम से लिखना, मैं जो बोल रहा हूं एज इट इज लिखना। प्राप्त मुद्राओं एवं, प्राप्त मुद्राओं एवं लघु लेखों के साथ साथ, लघु लेखों के साथ साथ देखना आप कौन सी प्रतिमाएं मिली है, उनको एकदम एज इट इज लिखना। मैं आगे पीछे भी ना हो करके मैं खुद उसको आपको बता के लिख दे रहा हूं। पहला है एक सींग वाला सांड। एक सींग वाला सांड, एक सींग वाला सांड। एक सींग वाला सांड हम देखे नहीं है, तो ये अंदाजा लगा सकते हैं ये राइनो यानी कि गेंडे की बात कर रहे हैं। क्लियर है? एक सींग वाला सांड यानी कि वो किसकी बात कर रहे हैं? गेंडे की बात कर रहे हैं। क्लियर है? दूसरा, बकरी। ठीक है, पहला मैंने लिखा एक सींग वाला सांड, दूसरा मैंने लिखा बकरी, तीसरा मैंने लिखा भैंस,
और चौथा मैंने लिखा बाघ। ठीक है, एक सींग वाला सांड, बकरी, भैंस और बाघ। ठीक है, इन सभी की आकृतियां उकेरी गई है। इन सभी की आकृतियां उकेरी गई है। क्लियर है सबको? याद रहेगा? अब देखो प्रश्न क्या पूछेगा, हड़प्पा से मिली आकृतियों में इनमें से कौन से जानवर की आकृति नहीं पाई गई है। आपको ऑप्शन में दे देगा भैंस, बकरी, शेर और एक सींग वाला सांड। तो आपको क्या करना है, शेर को काट देना है। दूसरा आपको दे देगा एक सींग वाला सांड, बकरी, भैंस और यहां पे दे देगा क्या, घोड़ा। तो आपको क्या है, घोड़ा को टिक लगाना है, घोड़ा नहीं है करके। तो ये चार चीज जो आकृति मिली है, ये चार आकृति आपको याद होनी चाहिए। एक सींग वाला सांड, बकरी, भैंस और बाघ, इन सभी की आकृतियां उकेरी गई है। क्लियर है सबको? मृदभांड मुद्राएं और प्रतिमाएं में मैंने क्या लिखा, मिट्टी के बर्तन प्रायः कुम्हार के चाक से बने थे। प्राप्त मुद्राओं एवं लघु लेखों से यह ज्ञात होता है, साथ साथ इन्हें मतलब जो लघु लेख मिले हैं उनके साथ साथ हमें कुछ आकृतियां मिली हैं। इन आकृतियों में एक सींग वाला सांड, बकरी, भैंस और बाघ सम्मिलित है। क्लियर हो गया सबको? एक और चीज लिख लेना, हड़प्पाई मुहरों पर, हड़प्पाई इसको स्पेशली मेंशन कर लेना, मुहरों पर गाय की आकृति नहीं मिली है। गाय की आकृति नहीं मिली है, नहीं मिली है, गाय की आकृति नहीं मिली है। मेंशन कर लो और उसको नोट कर लो, गाय की आकृति नहीं मिली है। ठीक है, गाय की आकृति नहीं मिली है। क्लियर है सबको? हो गया? लिखो और नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति ये याद रखना कांसे की बनी है ना, कांसा को बगल में लिख दिया हूं। नर्तकी की मूर्ति टेराकोटा खिलौना, टेराकोटा नामक खिलौना, ठीक है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है, अब इसमें क्या बच गया है, एक धार्मिक जीवन बच गया है। टाइम देख लेता हूं कितना है, लिखाते बनेगा कि नहीं। हाँ 7:52 हो गया है, अगर उसको लिखाऊंगा तो होगा नहीं शायद। ठीक है, धार्मिक जीवन को अपन कल देख लेंगे, सभ्यता के पतन के कारण देख लेंगे, महत्वपूर्ण वो लिख लेंगे। और कल मैं कोशिश करूंगा कि वो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा जिला है, उसकी कब खोज की गई है और उसके खोजकर्ता कौन है, ये चीजों को हम क्या करेंगे, एक साथ लिस्ट बना के रखेंगे। तो कल जैसे ही आपकी क्लास होगी मैं लिस्ट को बना के रख दूंगा, आप उसको पहले नोट करना, मैं एक एक लाइन से पढ़ाते जाऊंगा। ठीक है, फिर बचे हुए हमारे धार्मिक जीवन है और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनको हम कल लिखेंगे। लेकिन फिर भी आप जो अभी तक के पिछला जितना हो चुका है आप उसको एक बार रिवाइज करके आना। ठीक है, ताकि आप ब्लैंक फील ना करो अपने क्लास में। हो गया यहां तक? एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लो, उसके बाद मैं मिटा दूंगा उसको।
चलो ठीक है, बाकी कल की क्लास जो रहेगी उसमें अपन कोशिश करेंगे कि हड़प्पा को खत्म कर दें और नेक्स्ट वाले क्लास में हम किस में आ जाएंगे, सीधा वैदिक काल में, यानी कि ऋग्वैदिक काल को हम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अभी की क्लास को यहीं पे खत्म कर रहे हैं, बाकी हम फिर कल मिलेंगे इसी क्लास में। चलो सभी को गुड नाइट।